दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू लॉ लॉन। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की प्रियम्बल के बारे में बाई शिवम शर्मा। दोस्तों, प्रियम्बल को पढ़ने से पहले हम ब्रीफ में हिस्ट्री को समझेंगे कि यहाँ पर तीन तरह के क्रिमिनल लॉज थे: हिंदू क्रिमिनल लॉज, मुगल क्रिमिनल लॉज एंड ब्रिटिश क्रिमिनल लॉज। और मोस्टली यहाँ पर इन्हीं तीन क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड लोग ही रह रहे थे। तो जब इनका सोसाइटी, कल्चर, लिविंग स्टाइल आपस में एक मिक्स होने लगा, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुआ, तो इनके बीच में लेन देन भी स्टार्ट हुआ। और जब ये लेन देन स्टार्ट हुआ तो दोनों पार्टीज के बीच में क्या आने लगे? डिफरेंसेस आने लगे। और जब ये डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स बन के कोर्ट्स में पहुंचे तो डिफिकल्टीज आ रही थी। क्या डिफिकल्टीज आ रही थी? डिसीजंस को डिलीवर करने में डिफिकल्टीज आ रही थी कि दोनों पार्टीज अगर एक ही क्रिमिनल लॉ से हैं, हिंदू क्रिमिनल लॉ से अगर हैं या फिर मुगल क्रिमिनल लॉ से हैं, ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ से हैं, तो हमने उसी क्रिमिनल लॉ को यूज करके उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर दिया। लेकिन अगर दोनों पार्टीज अलग अलग क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है तो हम किस क्रिमिनल लॉ को यूज करें? हिंदू, अगर एक पार्टी हिंदू की है, एक मुगल है, या फिर एक मुगल है एक ब्रिटिश है, या फिर एक ब्रिटिश एक हिंदू है, तो हम किस क्रिमिनल लॉ को यूज करके डिसीजंस को दें? एक तो ये बात हो गई। और दूसरी क्या है कि यहाँ पर तीन प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो इन तीनों प्रेसिडेंसीज में जो डिसीजंस हो रहे थे वो सिमिलर नहीं हो रहे थे, एक रूपता नहीं थी। ज्यादातर परिवर्तन जो हो रहे थे बंगाल में ही हो रहे थे। तो इन्हीं सारी डिफिकल्टीज को देखते हुए इंडिया को नीड थी एक कॉमन लॉ की जो रेगुलेट करे, ऑल सबको रेगुलेट करे। तो लास्ट में यहाँ पर रूल होता है ब्रिटिशर्स का। तो एक लॉ कमीशन की स्थापना करी जाती है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की प्रेसिडेंसी में 1834 को। और इस आयोग में टीबी मैकॉले के अलावा तीन मेंबर्स और होते हैं, मैक्लॉयड, मिलेट एंड एंडरसन। और ये जो आयोग आईपीसी को इनेक्ट करता है तो उसकी इनेक्टमेंट डेट होती है 1860। तो 1860 में ये बनके तैयार होता है। तो इसकी डेट कहां से निकल आएगी? इसी 1860 से निकल के आएगी 6 अक्टूबर। तो इसकी इनेक्टमेंट डेट होती है 6 अक्टूबर 1860 एंड इसकी इन्फोर्समेंट डेट होती है 1862, तो 1 जनवरी। और फिर इसकी रिपील डेट होगी। तो इसकी रिपील डेट क्या होगी? ये तो सबको पता होना चाहिए कि बीएनएस की इन्फोर्समेंट डेट ही इसकी रिपील डेट होगी। और वो क्या होगी? 1 जुलाई 2024। तो इसी डेट के साथ आईपीसी का काम खत्म हो जाता है कि जो पुराने मैटर्स हैं वो आईपीसी से चलते रहेंगे, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद के सारे मैटर्स बीएनएस से गवर्न होंगे। और इसके बाद हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे। प्रियम्बल में भी हम पहले आईपीसी की प्रियम्बल को समझते हैं कि व्हेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया, कि जहां आवश्यकता थी, एक्सपीडिएंट आवश्यकता थी क्या? प्रोवाइड कराने की एक जनरल पिनल कोड। किसके लिए? इंडिया के लिए। तो इसको इनेक्ट कर दिया गया। ये एक सिंपल सी प्रियम्बल थी कि उस समय इंडिया को आवश्यकता थी एक जनरल पिनल कोड की, तो उसको प्रोवाइड करा दिया गया। लेकिन अब जो बीएनएस की प्रियम्बल है वो हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से डिजाइन करी गई है। एन एक्ट जिसमें कंसोलिडेट कर दिया गया। मतलब इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि एन एंड अमेंड को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि एन एक्ट जिसमें क्या कर दिया? कंसोलिडेट कर दिया गया है। मतलब इस एक्ट में सब कुछ कंसोलिडेट कर दिया गया। किसको? प्रोविजंस को। इस एक्ट में एक किताब है जिसमें कंसोलिडेट कर दिया गया है प्रोविजंस को। मतलब एक ही जगह पर सारे प्रोविजंस को लिख दिया गया। किससे? के प्रोविजंस को जो रिलेट करते हैं ऑफेंसेस से एंड मैटर्स जो इस ऑफेंस से कनेक्टेड देयर विद हो, ऐसे मैटर्स जो इस ऑफेंस से कनेक्टेड हो या फिर इंसिडेंटल हो देयर टू। तो ऐसे मैटर्स को हम अमेंड भी कर सकते हैं। मतलब हम इसको एक बार फिर से समझते हैं कि एन एक्ट जो एक्ट है, एक किताब है, मतलब एक्ट है, कानून है, इसमें कंसोलिडेट कर दिया गया, एक ही जगह पर लिख दिया गया। किसको लिख दिया गया? प्रोविजंस को। किसके प्रोविजंस को? जो रिलेट करते हैं ऑफेंसेस से एंड ऑफेंसेस या फिर मैटर्स से। जो कौन से मैटर्स? जो इसी ऑफेंसेस से कनेक्टेड हो या फिर इंसिडेंटल हो। तो इन सारे मैटर्स को
हमने एक ही जगह पर लिख दिया गया, अपराधों के सारे प्रोविजंस को एक जगह पर लिख दिया गया इस एक्ट को, और इन्हीं सारे अपराधों को हम समय समय पर अपनी आवश्यकता के हिसाब से अमेंड भी कर सकते हैं। तो ये बीएनएस की प्रियम्बल को हम इस टेबल के अकॉर्डिंग बहुत आराम से समझ सकते हैं कि एक एक्ट है जिसमें कंसोलिडेट कर दिया गया, एक ही जगह पर लिख दिया गया किसको, प्रोविजंस को जो रिलेट करते हैं ऑफेंसेस से, या फिर इस ऑफेंसेस से रिलेटेड मैटर्स या इंसिडेंटल जो इससे अनुसंगिक हो, ऐसे मैटर्स को एक ही जगह पर लिख दिया गया है और इनको हम समय समय पर अमेंड भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। और ये बीएनएस जो है कब लागू हुआ, हमारा देश जो है इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये रिपब्लिक कब हुआ, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो इसका जो 74th ईयर है हम यहां से कैलकुलेट करेंगे इससे, और इसका जो एक्ट नंबर होता है वो एक्ट नंबर होता है 45, और यही एक्ट नंबर आईपीसी का भी होता है। प्रियम्बल के बाद अब हम एम्स को पढ़ेंगे कि बीएनएस को लाने के पीछे के उद्देश्य क्या थे। कि इसका पहला उद्देश्य क्या है, मॉडर्नाइज करना इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, भारतीय न्याय व्यवस्था को आधुनिक करना, क्या रिमूव करके कॉलोनियल एरा के जो लॉज थे उनको रिमूव करके मॉडर्नाइज करना। तो इसको हम भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी के नेम्स से समझ सकते हैं कि इसका नेम होता है आईपीसी, पी से होता है पीनल और ये होती है बीएनएस, तो एन से होता है न्याय। पीनल भारतीय दंड व्यवस्था, पीनल दंड, ये किसको दिया जाता है, एक्यूज्ड को, और ये न्याय किसको दिया जाता है, विक्टिम को। तो हम कह सकते हैं कि जो आईपीसी था वो एक्यूज्ड ओरिएंटेड था और जो बीएनएस है वो विक्टिम ओरिएंटेड है। मतलब विक्टिम को, पीड़ित को जानो समझो, मतलब उसको प्रायोरिटी देना है। और सेकंड नंबर पे क्या है, टू स्ट्रेंथन लॉ एंड ऑर्डर। तो इसको समझने के लिए एक सेक्शन है आईपीसी का 510 और वही सेक्शन बन जाता है बीएनएस में 355। इसकी हेडिंग क्या होती है, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। मतलब एक मद व्यक्ति के द्वारा पब्लिक प्लेस में मिसबिहेव करना। तो जो इसमें इम्प्रिजनमेंट का टाइम है वो है 24 आवर्स, वो दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जुर्माना था, फाइन था, वो 10 रुपीज था और यहाँ पर ये बढ़ के कितना हो जाता है, 1000 रुपीज। तो ये डिफरेंस हमको बताता है कि हमें बीएनएस क्यों जरूरी था। क्योंकि जब ये 1860 में आया होगा ना 10 रुपीज, तब ये बहुत बड़ी रकम होगी कि अगर ये 10 रुपए किसी के ऊपर जुर्माना लग जाए तो उसकी पारिवारिक जो रोजाना के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, पारिवारिक व्यवस्था हिल सकती थी। लेकिन क्या आज भी ये 10 रुपए उतना ही इफेक्टिव थे? नहीं। 10 रुपए अगर किसी के माइंड में हो तो वो ये जमा भी कर देगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें सुधार आए इसकी अपेक्षा हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये फाइन्स को इंक्रीमेंट करके 1000 किया गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये बीएनएस हमारे लिए कितना जरूरी था। इसके उद्देश्य ही बताता है कि जो फाइन्स है उनको इंक्रीज क्यों किया गया। एंड फिर लास्ट में थर्ड जो एम्स है, उद्देश्य है, सिंप्लीफाइंग लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर को इतना सिंप्लीफाई करना है कि वो आम आदमी तक पहुंच सके। पहले की तरह नहीं कि लोग कानून के नाम से ही डरते थे कि न्याय हमारे लिए नहीं है, इसलिए लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया। भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्य के बाद अब हम पढ़ते हैं व्हाट्स न्यू। भारतीय न्याय संहिता में नया क्या जोड़ा गया। तो ये पहला होता है कम्युनिटी सर्विस, और ये जोड़ना इसलिए जरूरी था कि जो 1-2 महीने के सजा मिलती थी ऑफेंडर्स को, अगर वो इम्प्रिजनमेंट में चला जाएगा तो बिग ऑफेंडर्स के संगति में आएगा। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो उसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए कम्युनिटी सर्विस देकर उसके एक उपाय किया गया कि उसको सुधरने का एक मौका भी मिल जाए और पनिशमेंट भी हो जाए। और फिर उसके बाद जो ये 2 हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। तो इस पहले हम स्टेट को समझते हैं कि स्टेट का मतलब आज के समय पे है इंडियन गवर्नमेंट, राज्य। लेकिन 1862 में स्टेट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब इन्होंने आईपीसी को कोडिफाइड किया
तो इन्होंने आईपीसी को कोडिफाइड करने में स्टेट को प्रायोरिटी दी, मतलब अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने वाले अपराधों को प्रायोरिटी दी। लेकिन जब इसको इंडियन गवर्नमेंट ने कोडिफाइड किया तो उन्होंने ऑफेंसेस अगेंस्ट वेमेन एंड चाइल्ड मर्डर को प्रायोरिटी दी, स्टेट से ऊपर रखा। एंड इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो नंबर क्या मिला है इसको 111, जो अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड नंबर ही है। 1 to 1 कहते हैं ना, 1 to 1 फाइट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मतलब इसका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या है कि प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड किए जाएं बाय और पावरफुल ग्रुप्स, मतलब एक संस्था की तरह जो क्राइम हो रहे होते हैं। तो इसको हमने रखा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 111 में, जो एक ऑर्गेनाइज्ड नंबर है। फिर इसके बाद आता है टेररिस्ट एक्ट, जो भी एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही है, लेकिन सेपरेट हमने इसको रखा है कहां पर 113 में। तो इस 3 से ही बना देते हैं आतंकवाद। और आतंकवाद क्या होता है? जो यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करें, भारत की एकता अखंडता को जो थ्रेटन करे, तो भारतीय न्याय व्यवस्था में टेररिस्ट एक्ट को एक सेपरेट सेक्शन में डाल दिया गया है। उसके बाद आर्म्ड रेबेलियन, सबवर्जिव एक्टिविटीज, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज एंड इंडेंजरिंग सोवर्जिनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन सबको और लगा के ही कनेक्ट किया गया है। कहां रखा गया है सबको? 152 में। सबको हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। और लास्ट में फाइन्स एंड पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया है, जो हमने एम्स में भी समझा। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि होता क्या है कि 11 अगस्त 2023 को ये लोकसभा में पेश तो होता है, लेकिन ये पास नहीं हो पाता। फिर ये कहाँ चला जाता है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को चला जाता है। किस लिए? अमेंड होने के लिए। फिर उसके बाद ये फिर से लोकसभा में पास होता है यहाँ पर, और फिर ये यहाँ पर 20 दिसंबर को ये पास भी हो जाता है। फिर ये राज्यसभा में पास हो जाता है और इस डेट को प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाती है? इनेक्टमेंट डेट। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2024 को ये इन्फोर्स हो जाता है, तो ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट हो जाती है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमको नॉर्मली याद रखना है, इनको याद रखना ही रखना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ लॉन। थैंक यू।